Hello everyone. So, are you preparing for UP TET 2026? If yes, तो ये चैनल आपके लिए ही है। और आज जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको आने वाले यूपी टेट के सारे अपडेट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आप सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे मिस्टेक्स जो कि आपको एज एन एस्पिरेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चारों पांचों मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हो और ये 5 गलतियां एग्जाम में नहीं करते हो तो आपका यूपी टेट डेफिनेटली क्लियर होगा। अब वो कौन से 5 मिस्टेक्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज होती है सिलेबस को इग्नोर करना। आप सभी ऑलरेडी अपने अपने सिलेबस से अवेयर हो, आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है ना। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, और पूरा सिलेबस ना पढ़ के वो गैस वर्क करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, एमसीक्यूज देख लिया और गैस करते हैं, यहाँ से भी आ सकता है, वहां से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। स्मार्ट वर्क नहीं करते। तो स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हो, आप सबसे पहले गो थ्रू होइए अपने सिलेबस से। सबसे पहले अपने घर पे प्रिंट आउट निकालिए अपने सिलेबस का और देखिए कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हम यहाँ पे एसएसटी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही साइंस और मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होगा। तो हर एक पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कौन से आ रहे हैं, सिविक्स में कौन से आ रहे हैं, है ना। इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए। इसके अलावा सिलेबस में एक चीज, एक सेक्शन आता है हमारा सीडीपी। सीडीपी यहाँ पे सबसे स्कोरिंग होता है। ठीक है, सबसे स्कोरिंग है और स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, जो 30 मार्क्स की है। ठीक है, इसके बाद आपका हिंदी है, वो भी 30 मार्क्स है। फिर हमारा इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू में से कोई भी एक ले लो, वो 30 मार्क्स का है। एंड देन हमारा मेन सब्जेक्ट आता है, दैट इज 60 मार्क्स। तो अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करते हो तो यहाँ से आपके 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। और सीडीपी बहुत अच्छे से करते हो तो यहाँ पे आपके 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। तो 90 मार्क्स तो ऐसे ही बन जाते हैं इजिली, है ना। और हिंदी इंग्लिश में स्कोर करना 20-25 के अराउंड आप कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस से जो है गो थ्रू करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कि दूसरी चीज एनसीईआरटी के अलावा सब कुछ पढ़ना नहीं है ना। क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हम ना बिना एनसीईआरटी के ही क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, पीवाईक्यूज क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बस इतने में हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स ये सोच के जाते हैं कि इतने में ही हो जाएगा, उनको फिर दिक्कत हो जाती है ना। जो स्टूडेंट्स बहुत, जैसे कि टीचिंग टीचिंग फील्ड में जो ऑलरेडी है, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं और वो एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए तो चल जाता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्कूल के बाद पढ़ा ही नहीं है, स्कूल के बाद एनसीईआरटी की बुक उठाई ही नहीं है, उनके लिए ये टफ हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या करो, सबसे पहले एनसीईआरटी के गो थ्रू हो, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहली चीज यही है कि 6 to लेके 8 क्लास तक की एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। यू हैव 4 months ऑलरेडी। ठीक है, आपके पास 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में अगर आप 1 month भी एनसीईआरटी में फोकस कर लेते हो तो आपकी 50% प्रिपरेशन तो ऐसे हो जाती है। तीसरी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से अब जो हमारे टीचर्स हैं, जो भी बनने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू करने का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस पढ़ लिए हमने, हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। पीवाईक्यू का मतलब होता है आपको उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है, आपको उसका एनालिसिस करना है। आपको अगर एक क्वेश्चन में, बार बार ये चीज कहती हूँ, एक क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन है, तो उन चारों ही ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी एक इसको स्मार्ट प्रिपरेशन हम बोल सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चौथी चीज है मॉक टेस्ट का गलत तरीका। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि अब हम क्या करेंगे, एग्जाम आने वाला है, 1 month रह गया, हम मॉक टेस्ट करते हैं विदाउट एनसीईआरटी प्रिपरेशन। बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना पीवाई क्यूज लगाए, बिना जो है आपको क्या करते हैं, सिलेबस को प्रॉपर तरीके से जाने, आप कैसे मॉक टेस्ट को क्लियर करोगे, कैसे कर सकते हो। आप फिर तुक्केबाजी करोगे उसमें और फिर गलत आएंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट लगाने का गलत तरीका ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं
उनमें से 1 2 3 4 में से जो आंसर हुआ उसको टिक कर दिया, टिक करने के बाद जो गलत आ जाता है वो देख लेते हैं, अच्छा गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये हुआ, बस काम खत्म, आगे बढ़ गए। ऐसे मॉक टेस्ट नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक था। तो आप जब भी मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से आपको एग्जाम से 1 मंथ पहले करना चाहिए, है ना, या फिर 15 डेज पहले तो आपको बहुत ही रिगरसली करना चाहिए, बहुत ज्यादा दिन रात आपको सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, जब आप करते हो तो आपको मॉक का ना एनालिसिस करना है। अगर आपका एक क्वेश्चन, मीन्स ये समझ लो कि आपने एक पेपर दिया, ठीक है, एक 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उस 60 मार्क्स के क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम लो, 2 आवर्स का टाइम लो टू एनालाइज, ठीक है, कि आपने जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग किए उसमें कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए हैं, कितने आपने करेक्ट किए हैं। हमेशा कोशिश करो कि आपका जो है ना करेक्ट ऑप्शन ज्यादा हो, करेक्ट, है ना, इसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि बहुत सारा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मॉक टेस्ट है, आप एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग है, अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है तो तुक्केबाजी करेंगे, हम कितने भी क्वेश्चंस को सीधा अपने माइंड से ऐसे दिमाग लगाएंगे, तुक्का कर लगाएंगे और करके आ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्लियर कर लेंगे एग्जाम, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे एग्जाम्स, केवीएस तक के एग्जाम्स नेगेटिव मार्किंग नहीं होते थे ना, फिर भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। तो गारंटी क्या है, गारंटी है आपकी खुद की स्मार्ट एनालिसिस। आप क्वेश्चंस को देखिए, कम से कम 2 घंटे एक पेपर पे एनालाइज करने में लगाइए कि आपका कौन कौन सा वीक पॉइंट है, आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा वीक हैं, बार बार उन्हें रॉन्ग कर रहे हैं। उस टॉपिक को, सपोज कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा और मैंने 1857 के ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, वापस से 1857 के नोट्स निकालूंगी और उनको क्या करूंगी, गो थ्रू करूंगी। ये नहीं कि चैप्टर पढ़ना शुरू कर दूंगी। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट, ऐसा नोट्स कि एंड टाइम पर आपको रिवाइज करने में इजी हो जाए। आपको पता है कि हमारा जो ये फैक्चुअल है, तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर हम 1857 के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, कौन कौन इसके जो थे पार्टिसिपेंट्स थे, कौन कौन से स्टेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसने मेन रोल इसमें प्ले किया, इस समय पर जनरल कौन था, जनरल गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का। इस तरीके के टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये होता है मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, ठीक है। और अब आ जाता है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं वो है लास्ट 1 मंथ में वो पैनिक। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे अभी है, अभी वो किस चीज का इंतजार करेंगे, अभी वो नोटिफिकेशन आने का इंतजार करेंगे। वो इंतजार करेंगे कि पहले रजिस्ट्रेशन हम कर लें और उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन का पता है, एग्जाम से 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन का आएगा। जब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन उस वक्त करोगे, फिर आपके पास होगा एनसीईआरटी का वास्ट सिलेबस। एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट करना है ना, नोट्स भी बनाने हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। जब मॉक टेस्ट देते हैं, देखते हैं अरे भाई हमारे तो 10 में से 9 क्वेश्चन गलत ही हो रहे हैं, तो अब उनको पैनिक आना स्टार्ट हो जाता है कि अब एग्जाम कैसे क्लियर होगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पैनिक में जाओगे आपसे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। आपका दिमाग शांत होना चाहिए, एकदम काम माइंड रखना है। जितना आपने प्रिपेयर कर लिया है बस आप उसी को रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। स्ट्रिक्टली नो न्यू बुक्स, नो न्यू बुक्स, नो न्यू टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, कोई भी नया बुक नहीं करना। और एक स्टूडेंट का ये जंप करते हैं ना यूट्यूब टू यूट्यूब, ये भी नहीं करना। इफ यू आर फॉलोइंग एनी यूट्यूब चैनल, आप उसमें स्ट्रिक्टली रहो कि ठीक है ये मेरे को पढ़ा रहा है, आपको उससे स्टार्टिंग से समझ में आ रहा है, आप उससे फिर कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये जंप नहीं करना। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज द की। बहुत से आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे, वो बोलते हैं कि हमने तो इतनी ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की और फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए और क्लियर हो गया हमारा एग्जाम। वो इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत काम रखा, बहुत कंपोज रखा, और जितना उन्होंने पढ़ा उतने में वो कॉन्फिडेंट रहे कि हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या है, 5 मिस्टेक्स हैं। अगर आप ये 5 गलतियां एग्जाम में नहीं करते, एग्जाम से पहले, और बहुत ध्यान लगाकर अपना रिवीजन वर्क करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, तो सिर्फ यूपी टेट ही क्या, किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप इजिली क्रैक कर लोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और आपका 2 3 और 4 जुलाई को एग्जाम है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बस पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, शांत रहिए, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं बस उसको पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए।
ऑल द बेस्ट।